दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि होली से पहले खाने के तेल की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। जहां खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सख्ती की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने तेलों की कीमतों को कम करने के लिए राज्यों के साथ कई दौर की बातचीत की है। जहां सरकार ने तेल उत्पादक निर्यातकों से कई दौर की बातचीत की है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी और कीमतों में वृद्धि पर कानूनी कार्रवाई करने और फिर राज्यों को जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पिछले एक सप्ताह में रिफाइंड तेलों की कीमतों में लगभग 25 रुपए प्रति लीटर और बादाम की कीमत में 20 से 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। जहां खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। उद्योग के खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि घरेलू खाद्य तेल की कीमतें पिछले महीने 25 से 40% बढ़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि सिलीगुड़ी में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ परिचर्चा हुई, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। इन्वेस्टर को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वेस्टर्न इंडिया के तरह विकसित होगा ईस्टर्न इंडिया और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के केंद्र में रहेगा बिहार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का बिहार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदों का बिहार बनाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है। इन्वेस्टर को संबोधित करते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सिर्फ बेची नहीं बल्कि बिहार में आके बनाइए भी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से सटा किशनगंज जिला बिहार के सबसे औद्योगिकृत जिला में शामिल होगा और यहां लेदर पार्क भी खोला जाएगा। किशनगंज या फिर बिहार के अन्य क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के भी सभी उद्योगपतियों का कारोबार को पूरा सहयोग मिलेगा। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हवाई सड़क या फिर रेल कनेक्टिविटी के साथ उद्योगों के सफल संचालन के लिए बिहार में सारी सुविधाएं मौजूद है। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश समेत उत्तर पूर्व के कई पड़ोसी देशों का बड़ा बाजार भी बिहार के कारोबारियों की पहुंच में है और जो कि अच्छा एडवांटेज है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कैशबैक के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों से सरकार ने सतर्क किया है। जब गृह मंत्रालय के अधीन ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर बताया गया है कि सोशल मीडिया पर यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान के ऑफर करने वाले डिस्काउंट कूपन, कैशबैक और फेस्टिवल कूपन से संबंधित तमाम छलपूर्ण आकर्षक विज्ञापनों से सावधान रहने की जरूरत है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि इनसे सतर्कता ही साइबर अपराध से सुरक्षित रख सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक साइबर धोखेबाज फिशिंग के लिए लोगों के ऐसे ही लोक लुभावने लिंक भेजते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। धोखेबाजी से जुड़े गिरोह बिल्कुल असली दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाते हैं जो किसी बैंक, सर्च इंजन या फिर ई-कॉमर्स से जुड़ी वेबसाइट की कॉपी होती है। या फिर इन्हीं के जरिए लोगों को ठगने वाले लिंक भेजते हैं। जब लोगों को ये लिंक SMS, ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया या फिर उनके मैनेजर बॉक्स में भेज देते हैं। कई ग्राहक उन लिंक को बिना जाने परखे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। साथ ही लुभावने ऑफर के भंवर जाल में फंस करके अपने बैंक से जुड़ी तमाम जानकारी शेयर कर देते हैं। इनमें उनका पासवर्ड, ATM पिन और यहां तक कि OTP भी शामिल होता है। ये चीजें धोखेबाजों के गिरोह के जरिए इस्तेमाल की जाती है। RBI ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसे किसी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे धोखेबाज संदेशों को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, उन्हीं की राह पर बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय भी चल रहे हैं। रामसूरत राय ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द बिहार में 500 बुलडोजर आ रहे हैं, जिनसे बिहार में वैसे निर्माण ढाए जाएंगे जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनवा दिए गए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में रामसूरत राय ने कहा कि अवैध निर्माण की सारी जानकारियां राजस्व भूमि सुधार विभाग के पास आ गई है। केडीबी लाइव से बातचीत में रामसूरत राय ने कहा है कि अवैध निर्माण की सारी जानकारियां भूमि सुधार विभाग के पास आ गई है और बजट सेंशन के बाद उन पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ना तो किसी की पैरवी सुनी जाएगी और न ही किसी की धौंस। बुलडोजर मंत्री के नाम से चर्चित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे इस नाम से बुलाए, लेकिन अवैध निर्माण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों विधानसभा में जब अवैध निर्माण की चर्चा उठी थी तो फिर कई विधायकों ने यह भी मामला एक साथ उठाए थे। वैसे विधायकों को भी मंत्री जी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सिर्फ आरोप लगा देने पर भी नहीं होगा, अब उन्हें बताना होगा और फिर बताने के साथ साथ उन्हें अपने सामने अवैध निर्माण ढाना भी होगा। अगर कोई विधायक इसमें आनाकानी करेगा तो फिर माना जाएगा कि वे सिर्फ आरोप की राजनीति के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया द्वारा राजनीति चर्चा में चल रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछा गया तो फिर कुरैशी ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ भगाने के लिए कुछ ताकतें हमेशा तैयार रहती है। ये फिल्म मुसलमानों का कत्लेआम कराने की साजिश है, क्योंकि वहां पर 50,000 मुसलमान भी मारे गए हैं जिन्हें दहशतगर्दियों ने मारा है, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अब रेलवे स्टेशनों पर कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। रेलवे स्टेशन केवल ट्रेन पर चढ़ने या फिर ट्रेन से उतरने का स्थान नहीं रहेगा। रेलवे की तैयारी के मुताबिक स्टेशन पर आने वाले दिनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर के वोटर ID कार्ड तक बनाए जा सकेंगे। कोई व्यक्ति टैक्स फाइल करना चाहता है तो फिर स्टेशन पर बने काउंटर से ये काम आसानी से निपटा सकेगा। जहाँ इतना ही नहीं, बिजली, पानी या फिर टेलीफोन का बिल भी भरा जा सकेगा। जहाँ अभी उत्तर प्रदेश के 2 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की गई है और आने वाले समय में इसे और विस्तार किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाएगा। इस तरह के खास काउंटर को रेलवे ने रेल वायर साथी की ओस का नाम दिया है। यहाँ की ओस का अर्थ काउंटर से है जहां आप अपने जरूरी काम निपटा सकेंगे। जहां रेल वायर साथी काउंटर पर कोई यात्री अपना फोन रिचार्ज करा सकेगा। जहां यात्री चाहेगा तो फिर उसी काउंटर पर बिजली बिल भी जमा कर सकेगा। रेलवे के इस काम में रेल टेल मदद करेगी और उसी की सहायता से स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर CSC खोले जाएंगे। इस काउंटर पर कोई भी यात्री चाहे तो फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा टैक्स फाइल, वोटर ID कार्ड, बैंकिंग, इनकम टैक्स, बस और एयर टिकट की भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि होली का नाम सुनते ही लोगों के ऊपर रंगों का खुमार चढ़ने लगता है। रंगों के त्यौहार होली की ऐसी उमंग होती है जहां लोग उम्र की सीमा भूल करके रंगों के खुमार में डूब जाते हैं। कुछ ऐसा ही रंगों का खुमार चढ़ाने वाली होली बिहार के समस्तीपुर में खेली जाती है। जहां समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से 5 किलोमीटर दूर में स्थित भिरहा गाँव में 3 दिनों तक होली की धूम रहती है। जब भिरहा में वृंदावन की तर्ज पर होली समारोह का आयोजन होता है। कहा भी जाता है कि अगर आप होली के सही मायने को समझना और फिर देखना चाहते हैं तो फिर इस खास मौके पर भिरहा जरूर आएं। जहां भिरहा गांव के लोगों को होली का इंतजार बेसब्री से रहता है, क्योंकि यहां की होली काफी खास है। जहां इस होली में मजहब, समुदाय, जाति, धर्म की सारी दीवारें खत्म हो जाती है। यहां रंगों के त्यौहार की अनोखी होली काफी प्रसिद्ध है। भिरहा गांव की होली की तुलना वृंदावन की होली से होती है। होली में लोग सभी समुदाय से चंदा इकट्ठा करके होली का त्यौहार मनाते हैं। जहां भिरहा की होली में बीते 200 सालों से चली आ रही परंपरा वक्त के साथ और भी खास होती जा रही है। जहां यहाँ के होली पोखर पर होली का रंग ऐसा दिखता है कि दूर दूर से आने वाले लोग इसमें खुद को सराबोर होने से रोक नहीं पाते हैं। जहां भिरहा गांव की इस होली में आपसी सौहार्द के रंग में हर कोई सराबोर होता है। जहां मान्यताओं के अनुसार बीते 200 सालों से वृंदावन के तर्ज पर भिरहा में के इस पोखर पर होली का अलग रंग दिखता है। जहां स्थानीय और दूर दराज से लाखों लोग इस मौके पर यहां होली के रंग में खुद को रंगने आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है और शराबबंदी को 100% लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा लगातार बिहार के प्रत्येक जिले के अधिकारियों और फिर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिन्हें शराबबंदी की रोकथाम की जिम्मेवारी सौंपी गई है वही शराब के नशे में धुत पाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मदनपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां शराब पीकर के नशे में धुत होकर के हुड़दंगई करते हुए सिपाही को पकड़ा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले में जन्मे डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में अहम जिम्मेदारी मिली है। कोविड महामारी के नए दौर से आशंकित अमेरिका ने इससे निपटने का जिम्मा आशीष झा को सौंपा है। जहां अमेरिका के शीर्ष लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष को राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय बनाया गया है। जहां आशीष झा की नियुक्ति की घोषणा करते हुए बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टर आशीष झा अमेरिका के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों में से एक हैं। जहां वे अपनी बुद्धिमान और शांत सार्वजनिक उपस्थिति से कई अमेरिकियों के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हम अपनी राष्ट्रीय कोविड-19 तैयारी योजना पर महामारी निष्पादन में एक नए पल में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष झा कोविड से चल रहे जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है, जब वे 5 अप्रैल को ये जिम्मेवारी संभालेंगे। जब डॉक्टर आशीष झा को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर से उनके पैतृक गांव पुरसोलिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। जब डॉक्टर आशीष झा का जन्म 1970 में मधुबनी जिले के कलुआरी में स्थित पुसोलिया गांव में हुआ है। जब वे 1983 से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने 1992 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से आंतरिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त करके फिर से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से MD की उपाधि हासिल की है। वे फिलहाल ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में 8 बाईपास और 4 शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा। इस साल बिहार में कई बड़े पुलों का निर्माण पूरा हो जाएगा, कई स्टेट हाईवे और फिर नेशनल हाईवे का काम पूरा होगा, तो कुछ नई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। गुरुवार को विभाग का बजट पेश करते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में ये घोषणा की है। जहां मंत्री ने कहा है कि 1.25 लाख करोड़ से अधिक की सड़क योजनाओं पर काम चल रहा है। सुगम संपर्कता के लिए गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रिंग रोड का निर्माण होगा। जहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन अधिग्रहण पर आधी राशि बिहार सरकार खर्च करेगी, जबकि सड़क निर्माण की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। सुलभ संपर्कता में आवश्यकता अनुसार 120 बाईपास का निर्माण होगा। इसकी चौड़ाई न्यूनतम 7 मीटर होगी, जो अभी 8 पर काम शुरू हो गया है। इसमें पटना में NH 30 से विग्रहपुर होते हुए करबगिया कृषि फार्म होते हुए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जहाँ अरवल में कुर्था बाईपास, गोपालगंज में कटैया बाईपास, वैशाली में रामाशीष चौक से दीघी बाईपास, गया में शेरघाटी बाजार बाईपास, नालंदा में अरोस से कोरनामा, कटिहार में NH 81 से 31 और दरभंगा में जरीशो चौक से बिष्णुपुर बेनीपुर वाया बरमाजा पोखर बाईपास का निर्माण होगा। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की सहायता से 2727 करोड़ से 7 राज्य उत्त पथों का उन्नयन होगा। जहां इनमें कटिहार, बलरामपुर, बायसी, बहादुरगंज, दिगल बैंक, अमरपुर बाईपास, मानसी फर्गोहाल्ट, सिमरी बख्तियारपुर बाईपास, बेतिया नरकटियागंज, मंजवे गोविंदपुर और अंबादेव मदनपुर सड़क शामिल है। जब भारतमाला परियोजना 1 में आरा, मोहनिया, कन्हौली, रामनगर, किशनगंज फ्लाईओवर, गलगलिया, बहादुरगंज, अररिया, फॉरबिसगंज, जोगबनी का काम जारी है। फेज 2 में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल पटना कोलकाता हल्दिया और पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक तरफ जहां बिहार सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में टैक्स फ्री कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ NDA सरकार के ही सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के दहशतगर्दी कनेक्शन की जांच की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी इस फिल्मों को बेहद संवेदनशील बताते हुए लोगों से इसे देखने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का मानना है कि द कश्मीर फाइल्स दहशतगर्दियों की साजिश का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए इस बात की आशंका जताई है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स दहशतगर्दियों की एक गहरी साजिश हो सकती है, ताकि इस फिल्म को देख करके दहशतगर्दी कश्मीरी पंडितों के अंदर खौफ और डर दोबारा भर सके, ताकि कश्मीरी पंडित वापस से कश्मीर में आकर न बस पाएं। उन्होंने लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स दहशतगर्दियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसे देख करके दहशतगर्दी संगठन कश्मीर ब्राह्मण में खौफ और डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि डर से कश्मीरी पंडित यानी कि कश्मीरी ब्राह्मण फिर से कश्मीर न जा पाए। जीतन राम मांझी फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन की आशंका जता रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि इस फिल्म की पूरी यूनिट की दहशतगर्दी संगठन की जांच होनी चाहिए। दोस्तों बिहार में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वानी। मतलब ये कि बिहार विविधताओं वाला राज्य है। जब बिहार में कुछ अनोखापन है जो इसे और राज्यों से अलग करता है। बिहार में कुछ अनोखापन है जो इसे और राज्यों से अलग करता है। अब होली को ही देख लीजिए, इसे उत्साह और उमंग का त्यौहार कहा जाता है, इसे युवाओं का त्यौहार कहा जाता है। लेकिन बिहार के मगध क्षेत्र में बुरुआ होली भी धूमधाम से मनाई जाती है। बुरुआ होली की खासियत है कि इसे युवा बुजुर्ग के साथ मिलकर के खेलते हैं, वो भी होली के एक दिन बाद। ये होली बिहार के एक विशेष क्षेत्र यानी कि नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और अरवल जिला में मनाया जाता है। इस होली की पौराणिक महत्व है। बुरुआ होली को लेकर के कुछ प्रचलित मिथक भी हैं, लेकिन बुरुआ होली की परंपरा बहुत पुरानी है। जब बिहार में मगध इलाके में बुरुआ होली का उल्लास हर साल बेहद निराले अंदाज में देखने को मिलता है। बुरुआ होली के बारे में नवादा जिले के कुसाहन गांव के दिलीप सिंह बताते हैं कि बुरुआ होली के बारे में मान्यता है कि एक बार मगध के बड़े जमींदार होली के दिन बीमार पड़ गए। जब वह बड़े ही लोकप्रिय थे, लोगों के दुख सुख के साथी थे, हमेशा समाज के हित के लिए आगे रहते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके बीमार होने की खबर आई तो उदास हो गए। तब मगध के लोगों ने उस साल बीमार जमींदार के सम्मान में होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। ये बात जब जमींदार को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब लोगों की दुआओं का असर कहिए या फिर सहयोग, जमींदार उस दिन ही ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने अगले दिन होली मनाने का ऐलान कर दिया। तभी से होली के एक दिन बाद बुरुआ होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। तो वहीं इस बुरुआ होली को लेकर के नवादा जिले के रजौली के रहने वाले अनुराग शाही ने बताया है कि यह परंपरा है हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने की। युवाओं वाली होली तो बहुत खेलते हैं, लेकिन मगध में बुजुर्गों के सम्मान की होली खेली जाती है।
दोस्तों बात करते हैं कि होली के इस पावन मौके पर अगर आप घर से बाहर कार लेकर निकलते हैं तो फिर आपको सेलिब्रेशन के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। होली की छुट्टी होने के कारण हो सकता है कि आपको सड़कें खाली मिले, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और उनके अनुसार ही गाड़ी चलाना चाहिए। जब वैसे तो तमाम यातायात नियम है, लेकिन अभी हम आपको नशे की हालात में कार ड्राइव करने को लेकर के चालान केस से संबंधित जानकारी देंगे। जहां अगर आप नशे की स्थिति में कार ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। चालान की कीमत 15,000 रुपये हो जाएगी अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े गए तब। इसके अलावा नियमों के अनुसार 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इसलिए हमारा सुझाव हो कि होली मनाएं, लेकिन कार चलाते वक्त ये सुनिश्चित करें कि आप नशे की हालात में ना हो। जहाँ अगर आप नशे में हैं तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को कार चलाने के लिए दें जो नशे में ना हो और आपको घर पहुंचा दे। सड़क परिवहन नियमों का उल्लंघन करना खतरों से तो भरा हो ही सकता है, लेकिन ये आपको काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिर्फ बात चालान की कीमत या फिर जेल की नहीं है, बल्कि ये भी है कि नशे की हालात में कार चलाने से आप अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे में इस सबसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप नशे की हालात में हैं तो फिर कभी भी ड्राइव ना करें। इसके अलावा अन्य परिवहन नियमों का भी पालन करें। परिवहन नियमों के पालन से यातायात सुरक्षित होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुए विवाद के बाद अब लखीसराय के एसडीपीओ को हटा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय एसडीपीओ को हटाने की जिद पर अड़े थे, लेकिन बिहार सरकार हटाना नहीं चाहती थी। जहां स्पीकर के तल्ख तेवर के बाद आखिरकार सीएम नीतीश कुमार झुक गई और एसडीपीओ रंजन कुमार का तबादला अरेराज एसडीपीओ के पद पर कर दिया गया। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया। अब आईपीएस अधिकारी सैयद इमरान मसूद लखीसराय के नए एसडीपीओ होंगे। वहीं अरेराज के एसडीपीओ अभिनव धीमन को दानापुर एसडीपीओ के पद पर पोस्टिंग की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सरकारी आईटीआई को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जहां छात्रों के बेहतर टेक्निकल जानकारी मिल सके। इसके लिए टाटा के साथ कुछ एमओयू किया गया है। वहीं अब आईटीआई में 11 नए कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। बताया गया है कि ये वो ऐसे कोर्स हैं जो मौजूदा समय में बाजार की मांग को पूरा कर सकेंगे, साथ ही इससे युवाओं के लिए अधिक रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, साथ ही बिहार के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को भी पूरा करेगा। अभी आईटीआई में परंपरागत पाठ्यक्रमों की ही पढ़ाई हो रही है, चूंकि मौजूदा समय में बाजार की जरूरतों में बदलाव हुआ है, जिसे देखते हुए कुछ नए कोर्स शुरू करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब श्रम संसाधन विभाग ने आईटीआई के पाठ्यक्रमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि होली 2022 को लेकर के आरजेडी का भी संदेश सामने आ गया है। इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनों के बीच उपस्थित नहीं है। चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने होली का संदेश भी कुछ अलग ही अंदाज में जारी किया है। अपने संदेश के जरिए आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। शराबबंदी की तरफ से इशारा करते हुए आरजेडी ने चूहे का भी जिक्र किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार अपने परिवार के साथ नहीं है। राबड़ी देवी ने मीडिया को बताया है कि वे इस बार होली नहीं खेल रही है। इस बार राबड़ी आवास में खास होली नहीं देखी गई जो लालू प्रसाद यादव के अंदाज में मनाया करते थे। लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली हमेशा सुर्खियों में रही है। इस बीच आरजेडी ने होली के अवसर पर भी सियासी हमला नहीं छोड़ा और अपने ट्वीट में सरकार को निशाना बनाते हुए सारा संदेश दिया। राजद ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि कितनी आसानी से पल्ला झाड़ रही है बिहार सरकार, बिहार में आई हर विपदा का चूहा जिम्मेदार। दरअसल आरजेडी ने इस ट्वीट के जरिए सरकार की शराबबंदी पर कटाक्ष किया है। आपको बता दो कि पुलिस के द्वारा जब्त शराब की खेप के गायब होने पर यह दलील दी गई थी कि चूहों ने शराब नष्ट कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की किरकिरी हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि गुजरात के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। गुजरात सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसका ऐलान किया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने गुरुवार को बताया है कि शैक्षणिक साल 2022-23 से स्कूली शिक्षा में भारतीय संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में भगवत गीता में निहित मूल्यों और फिर सिद्धांतों को 6वीं से 12वीं क्लास के कोर्स में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत गीता पढ़ना अनिवार्य होगा। 6 क्लास से 12 क्लास के छात्रों को गीता के सिद्धांतों और मूल्यों को समझाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक स्कूल के बच्चे गीता को समझेंगे। उसके ज्ञान और मूल्यों को समझने के लिए गीता पर वक्तृत्व स्पर्धा, श्लोक, गान और साहित्य का भी आयोजन कराया जाएगा। स्कूलों में गीता को पढ़ाने का ऐलान गुजरात सरकार द्वारा ऐसे समय में किया गया है जब प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस साल नवंबर या फिर दिसंबर में गुजरात के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए बेहद सख्त प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था पर गंभीर मार पड़ी है, लेकिन इसके परिणाम विश्व अर्थव्यवस्था पर भी महसूस किए जा रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ताजा घटनाओं के कारण वैश्विक मंदी और वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मचने की आशंका जताई है। एक अनुमान यह है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का खराब असर दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर पड़ेगा। इसी हफ्ते विश्व बैंक ने भी यह आशंका जताई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि प्रतिबंधों का वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर गंभीर प्रभाव होगा। दूसरा अनुमान यह लगाया गया है कि वैश्विक व्यापार में नई रुकावटें खड़ी होगी। जर्मनी थिंक टैंक कियल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद अब जाकर के विश्व व्यापार ने गति पकड़ना शुरू किया था, लेकिन अब नई समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जमुई जिले के खैरा प्रखंड का सिंगारपुर गांव के दो किसान भाई राम प्रसाद गुप्ता और मंटू अपने गांव की पहचान विदेशी फूलों वाले नर्सरी वाला गांव के रूप में दे चुके हैं। जहां लगभग एक दशक के मेहनत के बाद इन दोनों भाई ने यह सफलता पाई है, जिससे ये लाखों कमा तो ले ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए लोगों को प्रकृति और पेड़ पौधों को नजदीक जाने का मौका भी दे रहे हैं। परंपरागत खेती से अलग होकर के ये दोनों भाई पर्यावरण संरक्षण के साथ जल जीवन हरियाली अभियान को आगे बढ़ाते हुए हजारों फूलों और फलदार पेड़ के पौधों की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ का पौधा दूसरे जगह पर अधिक भेजे जाते हैं। जमुई जिला का ये एकमात्र नर्सरी है जहां विदेशी फूल के पौधे तैयार होते हैं। इन दो किसान भाइयों की नर्सरी में देसी फूलों की कई प्रजातियां के पौधे ही दर्जनों प्रकार के विदेशी फूल भी हैं। खेती में कम फायदे को देखकर कमाने के लिए महानगरों में नहीं जाने को बेहतर मानते हुए ये दोनों भाई अपने खेत में ही विदेशी फूलों की खेती शुरू की थी और आज ये रंग ला रही है। सिंगारपुर गांव के फूलों वाली नर्सरी में अमेरिका, जापान और फ्रांस के फूल के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। मंटू की माने तो उनके यहाँ फूलों के पौधे के साथ फलदार पेड़ के हजारों पौधों को इसके अलावा हर मौसम में लगने वाला सजावट का प्लांट, ऑक्सीजन देने वाले पौधे तैयार किया जाता है, जो पूरे जमुई जिला के अलावा भागलपुर, मुंगेर, नवादा के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड के देवघर और गिरिडीह तक जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर निकलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि हमने कश्मीर फाइल्स पूरी देखी। कश्मीर में जो दहशतगर्दी घटनाएं हुई है उस पर बनाई गई फिल्म है, जिसमें एक परिवार की घटना है जिसे लेकर के पिक्चर आगे बढ़ा है। जहाँ कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए कहा गया। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री लोकसभा का घेराव करते हैं। आज भी कश्मीरी पंडितों की समस्या वही है। 370 हटाए गए, लेकिन न उसको बसाने का काम हो पा रहा है और न ही अटल जी की सरकार में, ना अभी जब मोदी जी की सरकार में। 370 को हटाए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन किसी को बसाने का प्रयास नहीं किया गया। इस पिक्चर में उसका कोई भी समाधान नहीं है। जो पिक्चर बनाया जाता है तो समस्याओं को उठाया जाता है, समाधान भी बताया जाता है। डायरेक्टर ने फिल्म के माध्यम से मात्र एक लेक्चर दिया है। सरकार ने भी धारा 370 हटा के राजनीति की है। 370 जब हटा तो फिर बोला गया था कि कश्मीर में जमीन लेंगी, लेकिन अब तक कोई भी जमीन नहीं ले पाया है। उन्होंने कहा है कि पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है, पूरी बात नहीं बताई गई है। पिक्चर में जो किरदार है कृष्ण का, उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं वे अपने आप को भारतीय समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सबकी हत्या की गई है। मंदिर भी तोड़े गए हैं, मस्जिद भी तोड़े गए हैं। दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म की आड़ में हिंसा और राजनीति की जाती है। अगर इस पिक्चर के माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का समाधान ढूंढा जाना चाहिए, उसे वापस बसाने के लिए काम किया जाना चाहिए, जिसे भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में मरीज बच्चों की मृत्यु के मामले में सुर्खियों में आए बर्खास्त डॉक्टर कफिल खान को राज्य विधान परिषद के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। यह समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि पार्टी ने राज्य विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से होने वाले चुनाव के लिए डॉक्टर कफिल खान को देवरिया कुशीनगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कफिल खान ने गोरखपुर में संवाददाता सम्मेलन में अपनी उम्मीदवारी का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं एक डॉक्टर था, बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बना, उसके बाद पुलिस की सूची में हिस्ट्री शीटर बन गया, उसके बाद मैं लेखक बना और बाबा राघव दास गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड के ऊपर एक किताब लिखी और अब मैं नेता बन गया हूँ।
दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान को लेकर के सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11 किस्त आने वाली है। इस योजना के तहत साल में 6,000 रुपए किसानों को सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ये रकम 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 10 किस्तों की राशि किसानों को दी गई है और 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में भेजी जा सकती है। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब सरकार ने लाभार्थियों के राशन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने बताया है कि नए नियम के तहत राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पति या फिर पत्नी या फिर उस परिवार के किसी भी एक सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत अब नए पंजीकरण कराने पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बना करके पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। जब आप पीएम किसान योजना के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो फिर राशन कार्ड का नंबर आपको अपलोड करना ही होगा। आपको बता दूं कि नए नियम के तहत अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे योजना में होने वाला फर्जीवाड़ा कम हो जाएगा। सरकार ने पीएम किसान योजना की अगली यानी कि 11वीं किस्त अप्रैल में जारी करने की बात कही है। सरकार की ओर से किसानों के खाते में किस्त ट्रांसफर करने के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। अब आपको योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। अगर आपको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि अप्रैल में आने वाले किस्त का लाभ आप उठा सकें। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है। दरभंगा शहरी क्षेत्र से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक अमरनाथ गामी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है। अमरनाथ गामी ने बताया है कि पार्टी की इच्छा के अनुरूप में दल में शामिल हो सकते हैं। जहां पार्टी जब तय करेगी वो बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। जहां अमरनाथ गामी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से हो चुकी है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भी इस संबंध में बात हुई है। जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने कह दिया है कि वे पार्टी में वापसी को तैयार हैं। आपको बता दो कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अमरनाथ गामी ने जो पोस्ट किए हैं उसे देख करके ये कयास लगाया जा रहा था कि वे कभी भी पार्टी बदल सकते हैं। बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अमरनाथ गामी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। जब बहुत से लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं तो वहीं एक बड़ा तबका है जो इस फिल्म के समर्थन में है। जब बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। जब वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने गुरुवार को कहा है कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का देश है। ऐसे में समाज में विभाजन और भेदभाव करना ठीक नहीं है। नाना पाटेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को द कश्मीर फाइल्स से संबंधित सवालों के जवाब दे रहे थे। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर चल रही बहस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं, जहाँ दोनों का साथ रहना जरूरी है जहाँ और उन्हें असल में साथ रहना चाहिए। नाना पाटेकर ने कहा है कि अगर बंटवारा हो रहा है तो फिर ये गलत है। हालांकि नाना पाटेकर ने यह भी कहा है कि उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, इसलिए इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म को लेकर के विवाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अधूरी करार देते हुए कहा है कि ऐसी फिल्म दिखाने से आपसी सौहार्द और भाईचारा खत्म हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों और सिखों को उजाड़ने जाने के लिए पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी नीति सरकार समेत तमाम सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स में केवल कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न दिखाया गया है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में कश्मीरी मुसलमानों, पंडितों और सरदारों को बुरी तरीके से समान रूप से उजाड़ा और फिर प्रताड़ित किया गया था। पूरा दृश्य दिखाएं, अधूरी फिल्म दिखाने से आपसी सौहार्द और भाईचारा खत्म होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों और सिखों को उजाड़े जाने के लिए पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी नीति सरकार समेत तमाम सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि 1990 से POK में पाकिस्तानी द्वारा लगातार कश्मीरी मुसलमानों, पंडितों एवं सरदारों को उजाड़ने और प्रताड़ित करने की घटना चली आ रही थी। इसके लिए पूर्व की समस्त केंद्र सरकारें जिम्मेदार रही है। यहाँ तक कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी इसकी जिम्मेदार है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि मुकेश सहनी ने भले ही तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता दिया हो या फिर वह बार बार लालू प्रसाद यादव के प्रति सहानुभूति और फिर हमदर्द दिखा रहे हो, लेकिन अभी वह एनडीए छोड़ने के मोड में नहीं है। अभी वह एनडीए छोड़ने के मोड में नहीं है। वह बीजेपी से नाराज जरूर चल रहे हैं, लेकिन उसे जवाब सरकार में रहते हुए नीतीश सरकार में सहयोग समर्थन से देने की रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी वीआईपी का साथ चाहते हैं, तो फिर उन्हें लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा कि यदि तेजस्वी यादव 2.5 साल के लिए खुद और इतने ही दिनों के लिए उन्हें यानी कि मुकेश सहनी या फिर निषाद समाज के किसी भी दूसरे नेता को सीएम बनाने पर अपना सहमति जताते हैं, तो वीआईपी उनका साथ देगी। मुकेश सहनी ने कहा कि वे हमेशा से लालू प्रसाद यादव को मानते रहे हैं और लालू उनके दिल में बने रहेंगे। उनकी लड़ाई बिहार में पिछड़े दलितों के अधिकारों को लेकर है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि केवल वही सीएम बने और कोई नहीं। जब तक उनकी और फिर मेरी सोच में अंतर रहेगा, हम एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। जिस दिन तेजस्वी यादव 2.5 साल सीएम की बात मान लेंगे, हम उनके साथ आ जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि मुकेश सहनी सीएम बने। मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्हें कोई भी फूल समझने की भूल ना करे। मैं सन ऑफ मल्ला निषाद का बेटा हूं, जो हमेशा धार के खिलाफ तैरने को तैयार रहता हूं। इसीलिए कोई कुछ बोले, मुझे इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के तहत लगातार शराब के कारोबारियों और शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जहां रोज उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन समस्या ये है कि मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका निपटारा करना कोर्ट के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शराबबंदी के तहत पकड़े गए लोगों के मामले में न्यायालय में जल्द से जल्द निपटारे के लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन का निर्णय लिया है। इस संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में होली के बाद पेश होगा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार की हो रही फजीयत और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद सरकार ने इस कानून में संशोधन की तैयारी कर ली है। बिहार सरकार के द्वारा जो संविधान विधेयक विधानमंडल में पेश किया जाना है, उसके अनुसार पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना लेकर के छोड़ा जा सकता है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 महीने का साधारण कारावास हो सकता है, लेकिन बार बार शराब पीकर के पकड़े जाने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन होने के बाद सरकार लोगों के लिए नीरा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी समाज सुधार यात्राओं के दौरान भी नीरा की महत्ता पर जोर देते हुए देखे गए थे। इसी कड़ी में राजधानी पटना में एक साथ बड़े पैमाने पर नीरा केंद्र खोलने की योजना पर काम चल रहा है। यह योजना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ 51 केंद्रों से नीरा की बिक्री शुरू कर दी जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके जिले में खोले जाने वाले नीरा बिक्री केंद्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक के दौरान शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू करने के लिए पूरी फौज उतार दी है। ड्रोन हेलीकॉप्टर से शराबियों को खुजवा रहे हैं, लेकिन एक शराबी खुद मुख्यमंत्री की सभा में पहुंच गया और पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करने लगा। जहां अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां इस घटना को सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक भी माना जा रहा है। जहां मामला बिहार के नालंदा जिले के रहुई प्रखंड का है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम में पहुंचा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले शराब के नशे में धुत एक शराबी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सभा में पहुंच गया। जहां होली के रंग में रंगा नशे में टल्ली शराबी पुलिस को खुलेआम गाली गलौज करते हुए सभा स्थल में घुस गया। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे शराबी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम में घुसे शराबी ने बिहार में शराबबंदी के दावे की पोल खोलकर रख दिया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात थे। जहां इसके बावजूद भी शराबी सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध लगा करके सभा स्थल में घुस गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा करके राजनीतिक जीवन के अपने पुराने साथियों, कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और फिर समाधान का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में न्याय के साथ हर क्षेत्र में विकास का कार्य हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों को एक साथ कश्मीर से पंडितों का पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स दिखाने की तैयारी है। इसके लिए 25 मार्च को P&M
मॉल के मल्टीप्लेक्स में शाम के एक शो को आरक्षित किया जा रहा है। जब विधानसभा में गुरुवार को दूसरी पाली की कार्रवाई के बाद होली के अवकाश तक सदन की कार्रवाई स्थगित करने से पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 17 मार्च से द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। इसे देखने के लिए शुक्रवार को सभी सदस्य P&M मॉल के मल्टीप्लेक्स में आमंत्रित हैं। सरकार की ओर से सभी सदस्यों को न्योता देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी तेज कर दी गई है। जब 5 शहरों में रिंग रोड के साथ ही 8 जिलों में नए बाईपास भी तैयार किए जाएंगे। जब वहीं 4 एक्सप्रेसवे बिहार से होकर के गुजरेंगे, जिसके बाद बिहार के लोगों को सड़क मार्ग से आवागमन में काफी फायदा होगा। विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को सड़क से जुड़ी कई बड़ी घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं कि विविधताओं का गुलदस्ता भारत अपनी विविध परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहां होली पर भी बिहार से जुड़ी एक ऐसी परंपरा थी जिसमें अगर किसी कुंवारी लड़की पर लड़के ने रंग डाल दिया तो फिर दोनों की शादी करा दी जाती थी। हालांकि बिहार का बंटवारा हुआ तो फिर यह परंपरा भी बिहार से झारखंड चली गई। दरअसल संथाल आदिवासी समाज होली की विशेष परंपरा है। यहाँ की समाज में 15 दिन पहले ही होली मनाई जाती है। जब संथाली समाज के लोग होली को महापर्व के रूप में मनाते हैं। इस महापर्व के दौरान लोग एक दूसरे के साथ पानी और फूल की होली खेलते हैं। इसमें रंग डालने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी लड़के ने कुंवारी लड़की पर रंग डाल दिया तो फिर उसे ये रंग बड़ा महंगा पड़ जाता है। होली के 15 दिनों तक समाज का कोई युवक किसी लड़की पर रंग नहीं डाल सकता। अगर वह किसी कुंवारी लड़की पर रंग डालता है तो फिर समाज की पंचायत लड़की से उसकी शादी करवा दी जाती है। अगर लड़की को शादी का प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ तो फिर समाज रंग डालने के जुर्म में युवक की सारी संपत्ति लड़की के नाम करवाने की सजा सुना सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।